हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद के सेंटर पर तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, सीटेट उर्दू पेडागोजी के पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़ का ये आज 5वां वीडियो है। गुज़िश्ता वीडियोज़ में हम सभी ने सीटेट उर्दू पेडागोजी के 2022, 23, 24 के सवालात को वजाहती अंदाज में हल करने की कोशिश की थी। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 2022 का जिन लोगों ने लैंग्वेज फ़र्स्ट लिया था, आज उनके सवालात को हल करेंगे। तो चलिए बगैर वक्त को ज़ाय किए हुए हम लोग सवालात की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने देखिए ये पर्चा है जिसका कोड आप लोगों के सामने आई दिखा रहा है। चलिए हम लोग सीधे उर्दू पेडागोजी के सवालात की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इक़्तिबासात के सवालात हैं, हम लोग सीधे पेडागोजी के सवालात की तरफ बढ़ते हैं। आखिर में हम एक सेशन ऐसा लेंगे कि जिसमें इक़्तिबासात के हवाले से कुछ अहम नकात बताएंगे, जिसके ज़रिए से आप इक़्तिबासात को बहुत ही आसानी से कम वक्तों में हल कर लेंगे। चलिए हम लोग सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। सवाल नंबर 106 से है। यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए हुए हिदायत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 में क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 106, दर्जे में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है। यानी आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शन के एतबार से आपको बताना है कि कवायद पढ़ाने का सबसे इफ़ेक्टिव मेथड कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस हैं, मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस, मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस, या तीसरा है कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस, चौथा है कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस। देखिए आपके सामने सबसे पहले दो ऑप्शन तो हट ही जा रहे हैं। मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस, यानी ऑप्शन नंबर 2 तो होगा नहीं। 3 क्या कह रहा है, कवायद के मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक बच रहा है आपका पहला और एक बच रहा है चौथा। अब इन्हीं दोनों में देखना है कि आपका सही सटीक जवाब क्या है। फिर से सवाल को समझते हैं कि कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है, यानी ग्रामर पढ़ाने का इफ़ेक्टिव मेथड कौन सा है। मिसाल के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। देखिए यहाँ पर कह रहा है मिसाल के साथ कवायद के उसूल। एक होता है कि सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि पहले मिसाल दिया जाए फिर उसके बाद कवायद को पढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है मिसाल के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। और चौथे में कह रहा है कवायद के उसूल की दरियाफ्त में, यानी कवायद के जो नियम हैं, जो उसूल्स हैं, उनके दरियाफ्त में मुआविन सियाक में, यानी जो आपका सबसे बढ़िया संदर्भ में हो उसके हिसाब से कवायद की तदरीस। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही लग रहा है और सीटेट ऑफिशियल आंसर की ने भी इसी को सही माना है। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 106 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 107 में 107 में कह रहा है कि समाजी ताअम्मुल के तस्वुर का ताल्लुक़ किससे है, जिसको हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया भी बोलते हैं। सोशल इंस्ट्रक्शन की बात कही जा रही है कि समाजी ताअम्मुल का तस्वुर का ताल्लुक़ किससे है। आपके पास कुछ माहिरीन के नाम हैं, जैसे पानिनी है, स्कैनर है, वाइगोस्की है, कोहलबर्ग है। तो भाई सामाजिक अंतःक्रिया की बात कौन करता है, हर कोई जानता है पेडागोजी वाला कि वाइगोस्की ही सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 108 में 108 में कह रहा है कि दर्जन में से कौन बच्चों के ज़ुबान के इक्तिसाब में मुआविन होता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी ऐसे ही सवाल एक आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कुछ घुमाया हुआ है। हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है। सवाल में कह रहा है कि दर्जन में से कौन बच्चों के ज़ुबान के इक्तिसाब में मुआविन होता है। ऑप्शन है आपके घर का माहौल, जहाँ बच्चे को ज़ुबान बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ पर नहीं किया गया है। तो और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना। तीसरा क्या कह रहा है, बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। चौथे में कह रहा है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। फिर से हम लोग सवाल की तरफ आते हैं। सवाल कह रहा है कि कौन बच्चों के ज़ुबान के इक्तिसाब में मुआविन होता है। घर का माहौल, जहाँ बच्चों को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं होती। भाई आज़ादी नहीं होगी तो वो कैसे बोल पाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। दूसरे में क्या करें, घर और उसके आसपास बड़ों
की बातों को सुनना। कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या इससे अच्छा दिया गया है। तीसरे में कह रहा है बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। भाई जुमला दोहराना कहना, इस हिसाब से उसके ज़ुबान का इक्तिसाब बेहतर तरीके से नहीं होगा, उसमें ये मुआविन ही नहीं है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना, दूसरा है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। एक चीज़ आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाइए, बच्चा अगर सिर्फ अपने आसपास बड़ों की बातों को सिर्फ सुनेगा, अपने घर वालों की बातों को सुनेगा, तब वो ज़्यादा ज़ुबान को अच्छे से सीख पाएगा, या दूसरे बच्चों के साथ जब वो खेलेगा, किसी को आप कह के बुलाएगा, किसी से सुनेगा कि नहीं बड़ों को अदब से बुलाया जाता है, आप कह के बुलाया जाता है, किसी को गाली नहीं दी जाती, इन तमाम चीज़ों के बारे में, यानी अपने हमजोलियों के साथ जब वो रहेगा, वो देखेगा दूसरा अब्बू बोल रहा है, कोई पापा बोल रहा है, कोई डैडी बोल रहा है, तो इस तरीके से जब वो बच्चों के साथ रहेगा, अपने हमजोलियों के साथ रहेगा, तो इस हिसाब से उसको उसके लिए ज़ुबान का इक्तिसाब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और ज़्यादा ही मुआविन और मददगार होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 109 की तरफ। 109 में क्या कह रहा है आप लोग देख लीजिए। 109 में कह रहा है कि बच्चे फितरी अंदाज में ज़ुबान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। सवाल में कह रहा है बच्चे फितरी अंदाज में ज़ुबान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। किसके? एक वक्त में सिर्फ़ एक ज़ुबान के, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़ुबान के, सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, किसी ज़ुबान के कवायदी साख्त के। सवाल में कह रहा है कि बच्चे फितरी अंदाज में ज़ुबान का इक्तिसाब करते हैं और उन्हें बरूए कार लाते हैं। कब लाते हैं? किसी ज़ुबान के कवायदी साख्त पर। ये तो आपका बिल्कुल नहीं होने वाला। सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास दो बच रहा है, एक वक्त में सिर्फ़ एक ज़ुबान के, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़ुबान के। भाई बच्चे फितरी अंदाज में ज़ुबान का इक्तिसाब कब करते हैं? इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़ुबान के। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा और सीटेट ने भी इसी को माना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 110 की तरफ। 110 में कह रहा है कि 10 झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है, यानी टेक्सेस के पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना, एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना, तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना, सही तलफ़ुज़ के साथ बावाज़े बुलंद पढ़ना। तो भाई देखिए, मतन के मुताले में सबसे अहम क्या होता है कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसके मानी के बारे में भी हमें वाक़फ़ियत हो। तो ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना, यही आपका सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से 110 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 111 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 111 में कह रहा है कि दर्जेल में से कौन ज़ुबान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? आप लोग नहीं है पे गौर करिएगा। दर्जेल में से कौन ज़ुबान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन हैं समझ कर पढ़ने की सलाहियत, कोशिश से ख़यालात का इजहार, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। देखिए, मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना ये भी आपका शामिल ही है। जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत ये भी आपका शामिल है। समझ कर पढ़ने की सलाहियत ये भी शामिल है। कोशिश से ख़याल का इजहार ये आपके तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 112 की तरफ। 112 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 112 में कह रहा है सौतियाती आगही, यानी ध्वनि के प्रति बच्चों को जागरूक होना ज़्यादातर मुताल्लिक होती है किससे? सुनने की सलाहियत है, बोलने की सलाहियत से, या पढ़ने की सलाहियत से, या लिखने की सलाहियत से। तो भाई ध्वनि के प्रति बच्चों का एक्टिव हो जाना ये किस चीज़ से ताल्लुक़ है? सौतियाती आगही ये किस चीज़ से ताल्लुक़ है? पढ़ने के ताल्लुक़ से इसका ताल्लुक़ है। तो इस तरीके से आपका पढ़ने की सलाहियत से इसका ताल्लुक़ है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 113 में क्या कह रहा है कि नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़ुबान की कुदरती महारत होती है। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़ुबान की कुदरती महारत होती है, यानी किस चीज़ के लिए वो कुदरती महारत होती है? इक्तिसाब की, नकल की, तब्दीली की, तर्जुमा की। तो नोम चॉम्स्की ने ना तर्जुमा की बात कही है, ना तब्दीली की बात कही, ना नकल की बात कही। इक्तिसाब यानी बच्चों में खुदादाद सलाहियत होती है ज़ुबान सीखने के हवाले से, ज़ुबान के हवाले से। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 114 में क्या कह रहा है? 114 में कह रहा है कि ज़ुबान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए, यानी जो आपके लैंग्वेज स्किल है उसकी तदरीस किस तरीके से होनी चाहिए? नकल के ज़रिए, अलग थलग, तफसीली वजाहत के ज़रिए, एक मरबूत अंदाज में। ठीक, तो अब आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, नकल के ज़रिए तो हो नहीं सकता है, अलग थलग भी नहीं हो सकता है, आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, तफसीली वजाहत के ज़रिए, एक मरबूत अंदाज में। देखिए, ज़ुबान की महारतों की तदरीस किसी भी चीज़ में क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हों, एक दूसरे से लिंक उनका हो, इस तरीके से वो ज़ुबान को और बेहतर तरीके से वो सीख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ तफसीली वजाहत कर दी जाए तो वो चीज़ों को सीख सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़ुबान की महारतों की तदरीस के लिए क्या ज़रूरी है? एक मरबूत अंदाज का होना ज़रूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 115 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 115 में कह रहा है कि उस्तानी यानी एक असातिज़ा, एक उस्ताद है, फ़ीमेल है, उसके बारे में कह रहा है कि उस्तानी इब्तिदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। यानी एक अध्यापिका हैं और वो कह रही हैं अपने बच्चों से कि एक तस्वीर बनाओ और उनमें कुछ रंग भर दो। इस तरह वो क्या करना चाह रही हैं? यानी एक क्लास में एक अध्यापिका है और वो अपने बच्चों से कह रही है कि आप लोग तस्वीर बनाओ और उसमें कलर करो। तो इस तरीके से वो कौन सी चीज़ करना चाह रही हैं? आपके ऑप्शन है, क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है, लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दे रही है, तीसरा है उभरते फ़नकार बच्चों को मौक़े फ़राहम कर रही है, बच्चों को सिर्फ़ काम में शामिल कर रही है। तो देखिए, जैसा कि मैं बारहा बताता हूँ कि पेडागोजी के सवालात में अक्सर आपको 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो आपको एकदम सही नहीं रहेंगे, बल्कि 2 में आपको चूज़ करना है। तो बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है, ऑप्शन नंबर 4 एकदम नहीं होगा। इसी तरीके क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है, ये भी आपका नहीं होगा। अब आपके पास 2 बच रहे हैं, एक लतीफ़ हरकी महारतों को फ़रोग़ दे रही है, तीसरा है उभरते फ़नकार बच्चों को मौके फ़राहम कर रही है। देखिए, यहाँ पर किसी ख़ास बच्चों को नहीं कह रही। अगर सिर्फ उभरते फ़नकार बच्चों की बात कही जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के लिए नाइंसाफ़ी की भी बात हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और ये देख लीजिए कि अध्यापिका वो कह क्या रही है? कह रही है कि आप एक तस्वीर बनाइए और तस्वीर बना करके उसमें रंग भरिए। तो हमने आपको कल ही वीडियो में बताया था कि फ़ाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में हमने कल ही बताया था। ठीक, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप तस्वीर को फिर से देखते हैं। ये मान लीजिए कोई बच्चा है, अब देख लीजिए बच्चे का जो है ये पैर है उसका मान लीजिए, और इसके हाथ है दोनों। अब हाथ की उंगलियां हैं। हमने क्या बताया था? फाइन मोटर स्किल यानी ऐसी महारत है जिसमें आपके जिस्म के अज्जा के छोटे छोटे अज्जा को शुमार किया जाता है, उसके ज़रिए से काम किया जाता है। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है? उसमें बड़े अज्जा का इस्तेमाल होता है, जैसे कि उछलना, कूदना, दौड़ना, तैराकी, इन तमाम चीज़ों में ग्रॉस मोटर स्किल का शुमार होगा। लेकिन फाइन मोटर स्किल में क्या होगा? जैसे सुई से कपड़ा सिलना, लिखना हो गया, कलर करना, ये तमाम चीज़ें आपकी किस चीज़ में आ जाएंगी? फ़ाइन मोटर स्किल में, यानी जिसी को हम लतीफ़ हरकी महारत भी बोलते हैं, फ़ाइन मोटर स्किल। तो बच्चों को किसी ड्राइंग के बारे में कहा जा रहा है कि आप ड्राइंग बनाइए, फिर उसके बाद आप कलर भरिए उसमें। तो बच्चों को कलर भरना इस तरीके से वो अपनी फ़ाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो बच्चों के लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दे रही है। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 116 में कह रहा है दर्जेल में से कौन से अमल ज़ुबान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा मुआविन होते हैं? यानी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसके करने से बच्चों में बोलने का जो अमल है वो ज़्यादा फ़रोग़ पाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा। आपके ऑप्शंस हैं, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना, यानी इनफरादी अलग अलग होकर के, इज्तिमाई गुरूही शक्ल में नज़मों को पढ़ना। दूसरा है रोल प्ले में शिरकत। तीसरा दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना।
चौथा है उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों का सही तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ करना। तो यहाँ पर भी देखिए 2 ऑप्शन आपके निकल जा रहे हैं। चौथा ऑप्शन ये भी निकल जाएगा, इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन भी निकल जाएगा। अब आपके पास बच रहा है 2 ऑप्शन। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना। सिर्फ नज़मों के पढ़ने से बच्चों में बोलने की जो महारत है वो फ़रोग़ नहीं पा सकती, बल्कि किसी रोल प्ले को अगर हम रोल प्ले में उनको शामिल करेंगे, किसी को अकबर बना देंगे, किसी को बाबर बना देंगे, या किसी को महाराणा प्रताप बना देंगे, किसी को महाराणा किसी को भी किसी भी किरदार में पेश कर दें, महारानी लक्ष्मीबाई बना देंगे, या सुभाष चंद्र बोस बना देंगे, या महात्मा गांधी बना देंगे। तो इस तरीके से अगर रोल प्ले अदा करेंगे तो बच्चे उनकी ज़ुबान बोलेंगे और ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे रोल प्ले में, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बोलने की महारत जो है वो फ़रोग़ पाएगी। तो इस तरीके से रोल प्ले ये ज़्यादा ज़ुबान के फ़रोग़ में अहमियत देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 117 की तरफ। 117 में क्या कह रहा है कि तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है, ये सरगर्मी मुआविन होगी। यानी बच्चों से कह रहा है कि उस तरतीब से बयान करो जैसा कि सबक में बयान किया गया है। इबारत को समझ कर पढ़ने की, काबिल फ़हम मवाद, लिखने की महारत के इजाफ़ा में, तलबा के बात करने के वक्त के इजाफ़ा में। ठीक, यहाँ पर क्या कह रहा है कि तीसरी जमात का तालिब इल्म है, और वो तीसरी जमात के तालिब इल्म के हवाले से एक टीचर कह रहा है कि कहानी को उसी तरतीब से बयान करो जैसा कि सबक में दिया गया है। तो वो कहना क्या चाह रहा है? एक है काबिल फ़हम मवाद, एक है इबारत को समझकर पढ़ना, एक है लिखने की महारत के इजाफे में, चौथा है तलबा के बात करने के इजाफे में। भाई तलबा के बात करने के इजाफे में ये भी नहीं है, लिखने की महारत में ये भी नहीं है, बचा आपके पास 2 ऑप्शन, इबारत को समझकर पढ़ने में, काबिल फ़हम मवाद में। तो भाई अगर बच्चों से कह रहा है तरतीब के साथ जो चीज़ें बयान की गई है सबक में उसी तरतीब से आप पढ़ो, तो कहीं ना कहीं वो इबारत को जिस हिसाब से लिखा गया है, यानी इबारत को समझ करके पढ़ने की बात कह रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। काबिल फ़हम मवाद की बात तो कुछ हद तक सही लग रही है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं साबित हो रही है। भाई कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो काबिल फ़हम मवाद से मतलब क्या है, यानी जो मवाद समझने के काबिल है उसी को पढ़ा जाए, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर तरतीब के साथ पढ़ने की बात कही जा रही है, तो इबारत को समझकर पढ़ने में ये ज़्यादा सरगर्मी मुआविन होगी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 118 की तरफ। 118 में क्या कह रहा है कि दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में कुछ रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है, तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। यानी एक टीचर है, वो क्लासरूम में चीज़ें जो रखी हुई हैं उस पर पर्चियाँ लगा देता है, और फिर कह रहा है कि ये जो पर्चियों पे जो कुछ लिखा हुआ है वो असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करता है, यानी उससे बच्चे चीज़ों को समझ लेते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में मददगार साबित होती हैं? कवायद, तहरीरी महारत, ज़ख़ीरे अल्फाज, लिखावट। भाई अगर किसी क्लास में तमाम अशिया पर हर चीज़ों का नाम लिख दिया जाता है और वो नाम उस चीज़ से जुड़ी हुई रहती है, जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर टेबल लिख दिया गया, कुर्सी है, कुर्सी पर लिख दिया गया बैठने वाली चीज़ या कुर्सी लिख दिया गया, इसी तरीके से मैप है, मैप पे लिख दिया गया कि इस पे आप पूरे ज़मीन का, पूरी दुनिया का या पूरी जहान का अगर ग्लोब है तो पूरे परपट्टी का, आप भू परपट्टी का पूरा अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर चीज़ों पर नाम लिख दिया गया है तो वो चीज़ें उससे मरबूत हो रही हैं, तो इस तरीके से बच्चों में वो चीज़ें क्या होंगी, ज़ख़ीरे अल्फाज में उसके इजाफ़ा करेंगे। उसको ये पता चल जाएगा कि ग्लोब किसको कहते हैं, ग्लोब जान गया, कुर्सी किसे कहते हैं, उसके एक लफ्ज़ का और इजाफ़ा हो गया। इसी तरीके से तख्ता स्याह किसे कहते हैं, यानी इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर चस्पा कर दी जाती है पर्चियों को, और फिर उससे वो पर्चियों पे जो चीज़ लिखी हुई हैं वो उस चीज़ की वजाहत कर रही हैं जिस पर चिपकाया गया है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िया बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 119 की तरफ। उसमें क्या कह रहा है, दर्जेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जाँच में कम मुआसिर है? यहाँ पर कम लफ्ज़ आया हुआ है कि बच्चों के लिसानी महारत के जांच में कम मौसर है। कहानी सुनाना, कहानी लिखना, किसी हादसे को बयान करना, इमला। देखिए बच्चे की लिसानी महारत को जांचने में भाई कहानी, अगर बच्चों से कहा जाए बेटा कोई कहानी सुनाओ, तो कहीं ना कहीं अगर वो कहानी सुनाएगा तो आप जान जाएंगे कि हाँ उसकी लिसानी महारत फ़रोग़ पा रही है या नहीं पा रही। इसी तरीके से कहानी लिखना, किसी हादसे को बयान करना,
कहानी लिखेगा भाई तब भी तो उसके लिसानी महारत का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है कि वो किस तरीके से किसी हादसे को बयान करेगा, फिर भी वो लिसानी चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज़ इमला है, यानी इमले के ज़रिए से बच्चे की लिसानी महारत को आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उसने किस हद तक महारत हासिल की है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल यानी 120 में क्या कह रहा है, दर्जन में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़ुबान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा। यानी बच्चों की ज़ुबान की सलाहियत में कौन सा सवाल सबसे ज़्यादा मुआविन होगा। आप यहाँ पर कुछ सवाल दिया गया है कि अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम। ये सवाल कल भी हम लोगों ने इसी तरीके से दूसरे सेशन में आया हुआ था, दूसरे साल भी आया हुआ था शायद। तो एक पर्चा और गुजरा है कि उसमें इसी तरीके से सवाल आया था कि सवाल है कि बच्चों को आप ज़ुबान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआविन कौन सा सवाल होगा। यानी आप बच्चों से कोई सवाल करें और उसका जवाब दें तो वो कैसा जवाब देंगे कि जो ज़्यादा मुआविन होगा, या सवाल किस तरीके से किया जाए कि बच्चे जवाब अगर दें तो उससे उनके ज़ुबान में फ़रोग़ की बात कही जाए। आपके ऑप्शन है अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम, दूसरा है लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना, तीसरा अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाले मुकालमा तहरीर करना, चौथा है मुताला करदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना। देखिए मुताला करदा नज़्म के खालिक का नाम एक लफ्ज़ में लिख देगा भाई तो इसके ज़ुबान के सलाहियत में कोई ज़्यादा इजाफ़ा नहीं होगा। अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम ये भी नहीं होगा भाई, एक लफ्ज़ में लिख दिया जाएगा। अब बचता है आपके पास दो ऑप्शन, लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना, यानी एक लफ्ज़ दे दिया गया, तरजीह लफ्ज़ दे दिया गया और वो कहा गया कि इससे कोई जुमला बनाइए। और एक और इसमें ऑप्शन है कि अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाले मुकालमा को तहरीर करना। भाई बच्चा जब अपने वालिदा यानी माँ के दरमियान जो बातें हुई हैं अगर उसको वो लिखेगा तो कहीं ना कहीं ज़ुबान के इजाफे में ये ज़्यादा मुआविन होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।